अमरीका में अस्कात हमल के हक का मुस्तकबिल क्या होगा? मुल्क में हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम कैसा होना चाहिए? इमिग्रेशन असलहे से मुतालिक कवानीन, ये वो बड़े बड़े सवाल हैं जिनके फैसले यहाँ मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में होते हैं। और इन इश्यूज़ पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में खासा इख्तिलाफ भी पाया जाता है। सदर ट्रंप ने जज एमी कोनी बैरेट को नवी खाली नशिस्त के लिए नामजद कर रखा है। अगर उनकी तकर्री हो जाती है तो आइंदा कई अशरों तक बेंच का झुकाव कदामत पसंद नजरियात की तरफ हो सकता है। और इसीलिए इलेक्शन से कुछ रोज पहले जज की तकर्री रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान इख्तिलाफ का एक बहुत बड़ा महाज बन गई है। मुख्तलिफ सतहों पर अदालतों में कदामत पसंद जजों की तकर्री सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने वोटर्स से किया गया एक ऐसा वादा है जिस पर उन्होंने बहुत संजीदगी से काम किया है। गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट की जज रूथ बेदर गिंग्सबर्ग की वफात के बाद उनकी खाली होने वाली नशिस्त पर नए जज की नामजदगी अचानक इलेक्शन मुहिम का मरकजी और मुतनाज़िया मौजू बन गई। अगर जो बाइडन और डेमोक्रेट्स इक़्तिदार संभालते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को इंतहाई बाएं बाजू के बुनियाद परस्तों से भर देंगे, जो एकतरफा तौर पे अमरीकी माशरे को ऐसा तब्दील कर देंगे कि वो पहचाना नहीं जाएगा। जो बाइडन का कहना है कि वो अदालत को भरने के मद्दाह नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी हद तक इस मामले से गुरेज किया है। इसकी बजाय वो डेमोक्रेट्स की इस तशवीश पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि अदालत सेहत आमा के हवाले से ओबामा दौर के कानून को कलअदम करार दे सकती है। नामजद जज कह चुकी हैं कि वो अफोर्डेबल केयर एक्ट से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। सदर अफोर्डेबल केयर एक्ट से जान छुड़ाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक अवामी नुमाइंदों के मुताबिक नए जज की तकर्री का इख्तियार नवंबर में मुंतखब होने वाले सदर को मिलना चाहिए। ताहम डेमोक्रेट्स की शदीद मुखालफत के बावजूद सदर ट्रंप ने कदामत पसंद जज एमी कोनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद किया और सेनेट में अक्सरियत रखने वाली रिपब्लिकन पार्टी ने तेज रफ्तारी से उनकी तौसीक के लिए समातें मुनक्किद की। What I want the American people to know, I think it's okay. मैं चाहता हूं कि अमरीकी अवाम जाने के मजहबी तौर पर कदामत पसंद होना ठीक है। मेरे ख्याल में ज़ाती सतह पर इस्काते हमल के हुकूक का हामी होना ठीक है। मेरे ख्याल में रिवायती कैथोलिक अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारना ठीक है, और फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के अहल हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स की जानिब से जज एमी कोनी बैरेट को एक ऐसे केस पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा जो तैनात होने के फौरी बाद उनके सामने आ सकता है, यानी सदारती इंतखाबात से मुतालिक तनाज़ात। जब सदर ने ऐलान किया कि अपने दोबारा इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए उन्हें अपने नामजद उम्मीदवार की ज़रूरत है, और फिर ऐन इलेक्शन के बीच उम्मीदवार को रिकॉर्ड टाइम में सेनेट की कार्रवाई से गुजारा जाता है, तो उम्मीदवार की गैर जानबदारी पर सवाल उठते हैं। मैं कमेटी के सामने पॉलिसी पर अपनी राय और अपने दूसरे ज़ाती नज़रियात का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मामलात का फैसला करने से मेरे ज़ाती नज़रियात का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जज एमी कोनी बैरेट की तस्दीक हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन सदूर की जानिब से मुकर्रर करदा जजों की तादाद 6, जबकि डेमोक्रेट्स के मुकर्रर करदा 3 जज होंगे। तवक्को है कि अगले पीर तक एमी कोनी बैरेट की नामजदगी पर सेनेट में वोटिंग के लिए बासानी राह हमवार हो जाएगी। राय शुमारी से पता चलता है कि अमरीकियों की मामूली अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के जज की नामजदगी के लिए सदारती इंतखाब के बाद तक इंतजार करना चाहती है। अटॉर्नी खालिद कहलू कहते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अमरीकियों के हुकूक और उनकी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए तकर्री का मामला वोटर्स के लिए बहुत अहम हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका में जो हुकूमत है इसकी 3 ब्रांचें हैं, एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। तो जुडिशरी जो है ये बड़ी पावरफुल ब्रांच है, जो अमेरिका का आइन है उसकी जो आर्टिकल 3 है उसके तहत ये कायम की गई है, और इसके जो जस्टिस होते हैं उनकी लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होती है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो आपको याद होगा कि बुश और गोर का इलेक्शन हुआ था, तो जो आखिर में जाके जो फैसला हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये देखें कि उनकी इतनी पावर है कि वो डिसाइड करते हैं जो भी कोई फाइनल क्वेश्चन होता है कानून का या रेगुलेशन का, वो उनका फाइनल डिसीजन होता है। जो जजेस की तकर्री है आम अमरीकियों के लिए वो क्या मायने रखती है और उनकी जिंदगियों पर ये कैसे असरअंदाज होती है? अगर आप हिस्ट्री पढ़ें पूरे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये है कि जस्टिस की वजह से ये इतनी तरक्की जो कानून में आई है कि मेन और वुमेन इक्वल हैं, स्लेव जो हैं और नॉन स्लेव का पहले थी, कौन सिटीजन बन सकता है। आपको याद होगा कि टिल अबाउट 100 years ago सिर्फ गोरे
اور کچھ طرح کے گورے سٹیزن بن سکتے تھے، باقی کسی کو سٹیزن شپ کی نہیں اجازت تھی. خواتین ووٹ نہیں ڈال سکتی تھیں. تو ابھی جو ایکول رائٹس ہیں، ایکول پروٹیکشن آف دا لا ہے، یہ سارے یو ایس سپریم کورٹ نے ان کی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کی، اور وہ تھوڑا سا بھی فرق اس میں پڑے تو بہت لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. ان ججز کے جو فیصلے ہیں وہ بڑی حد تک امریکہ کو شیپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اگر ان ججز کی تقرری کے لیے یا تعیناتی کے لیے نامینیشن جو ہے وہ صدر دیتے ہیں، تو کیا ان ججز کے فیصلوں پر پارٹی کی سیاست اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جو ایشوز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل امیگریشن کا ایشو، میرج کا ایشو، گن رائٹس کا ایشو، پرائیویسی کا ایشو. تو ان میں جو جسٹسز ہوتے ہیں ان کے پرسنل ویوز بالکل آتے ہیں، تو اسی لیے تو زیادہ کے اوپر ڈبیٹ اور کنٹروورسی ہو رہی ہے. جو ججز ہوتے ہیں وہ بائی پارٹیسن ہوتے ہیں، تو ان کی جو تعیناتی ہوتی ہے اس پر دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت اختلاف کا شکار کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ سب سے جو بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جسٹس گنسبرگ جو تھی وہ بڑی لبرل آئیکن تھی، فیمنسٹ ویمن رائٹس کی وہ سپورٹ کرتی تھی. تو ڈیموکریٹس کو اب لگ رہا ہے کہ ان کی فوت ہونے کے بعد اب ان کی جگہ جو نیا جسٹس آ رہی ہے وہ بڑی کنسرویٹو ہے. تو یہ ٹلٹ ہو رہی ہے. کورٹ جو ہے نا وہ اب 6 جو ہیں وہ کنسرویٹو ہو گئے ہیں اور 3 جو ہیں وہ لبرل ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیموکریٹس کا جو ایجنڈا ہے، جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، لیبر رائٹس کر لیں، امیگریشن رائٹس کر لیں، ویمنز رائٹس کر لیں، انوائرمنٹل رائٹس کر لیں، تو ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے لا کی اور کانسٹیٹیوشن کی وہ اب کنسرویٹو ایک جو سپن ہے وہ اس کے اوپر آئے گی. امریکہ میں کوئی قانون نہیں ہے جو الیکشن کے قریب یا اس کے فوری بعد سپریم کورٹ کے جج کی نامزدگی سے صدر کو روکتا ہو. اس لیے صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھی ریپبلکنز جو کر رہے ہیں اس کے راستے میں ڈیموکریٹس کوئی بڑی رکاوٹ نہیں کھڑی کر پائے.